हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज हम करने वाले इकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं फ्री क्लासेस की बात करती हूँ तो तुम्हारी सुबह एक 10:30 पे क्लास होती है, जहाँ पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराती हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे कराती हूँ। ये जो क्लास होती है आपकी मंडे टू फ्राइडे होती है, ठीक है। उसके बाद शाम को एक 4 बजे क्लास होती है, जहाँ पे मैं आपको रेगुलर टॉपिक्स करा रही हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो यहाँ पे कंप्लीट करा रही हूँ। साथ के साथ यहाँ पे रिविजन भी आपका चल रहा है, ठीक है। अगर आपको और भी फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप अनअकैडमी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लेना है और कुमकुम गौतम सर्च करना है और फॉलो कर लेना है। तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। तो फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप कुमकुम गौतम फॉलो कर सकते हैं। साथ के साथ अगर मैं प्लस क्लासेस की बात करती हूँ तो ये जो होती हैं आपकी पेड वाली क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो ये जो प्लस क्लासेस होती है बेटा, यहाँ पे आपको रेगुलर पढ़ाया जाता है, ठीक है। रेगुलर के साथ साथ आपको पूरा यूनिट वाइज यहाँ पे कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, तरीके से यहाँ पे कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। जो नोट्स हैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे दे दिए जाते हैं। आपको मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कराई जाती है, क्विजेस कराए जाते हैं, जिसके थ्रू आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाता है। आपके यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी चलती रहती हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है प्लस तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ मेरा रिवीजन कोर्स चल रहा है बेटा, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको प्रॉपर रिवीजन करा रही हूँ, जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करा रही हूँ। साथ के साथ आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो यहाँ पे कंप्लीट कराए जा रहे हैं। तो अगर किसी बच्चे को आगे वाले सीएसआई के लिए भी प्रिपेयर करना है तो वो अभी ज्वाइन कर सकता है। इससे क्या होगा, आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो यहाँ से अभी कवर हो जाएंगे। जब आपका यूनिट वाइज कोर्स कंप्लीट होगा तब आपको वहां से अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। यहाँ पे फायदा क्या होता है कि आप जितनी चाहे उतनी लाइव क्लासेस ले सकते हैं। जितने भी आपके सीएसआई यूजीसी नेट के एजुकेटर्स हैं आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो अगर आप प्लस पे जुड़ना चाहते हैं तो आप प्लस पे जुड़ सकते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है गेट सब्सक्रिप्शन पे। ध्यान रहे यहाँ पे गेट ईएसी ना लिखा हो, क्योंकि ये गलत है। तुम क्या कर रहे हो, सीएसआई यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद फिर आपको प्लान चूज करना होता है कि आपको 1 मंथ का लेना है, कि 3 मंथ्स का लेना है, 6 मंथ्स का लेना है, 12 या 24 मंथ्स का लेना है। तो जो भी बच्चे सीएसआई यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं आगे वाले के लिए, तो आप 6, 12, 24 मंथ्स वाला ले सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, आपका यूनिट वाइज एक कोर्स कंप्लीट होगा, आपको तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आपके जेआरएफ में बहुत अच्छी रैंक आने की पूरी पूरी चांसेस यहाँ पे हो जाते हैं। तो आप एक रेफरल कोड यहाँ पे यूज कर सकते हो। वो जो रेफरल कोड है वो है कुमकुम 10। KUM 10 है, कुमकुम 10 है रेफरल कोड। आपको अप्लाई करना है, देन करना है प्रोसीड टू पे। जैसे ही आपको कुमकुम 10 अप्लाई करते हो आपको 10% ऑफ मिल जाता है यहाँ पे। उसके बाद आपको पेमेंट करनी होती है, चाहे डेबिट कार्ड के थ्रू करो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करो, ईएमआई के थ्रू करो, यूपीआई हो गया, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया। तो आप कैसे भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो, जैसे भी आपका मन है। आपको इतना अमाउंट पे करना होता है 10% ऑफ के बाद में। तो अगर किसी बच्चे को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, अगर नहीं भी है, तब भी आप ईएमआई के थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी आपका इंटरेस्ट नहीं जाता है, आपको सिर्फ ये अमाउंट जो है इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। अबाउट आपका कितना पड़ता है, 866 रुपीज पर मंथ पड़ता है। तो आप ऐसे भी पे कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो अगर आपको अनअकैडमी ऐप पे आना है, चाहे प्लस के लिए आना है या फिर स्पेशल क्लासेस के लिए जाना है, जो तुम्हारी फ्री वाली क्लासेस होती हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे कुमकुम गौतम फॉलो कर सकते हो। अगर प्लस क्लासेस के लिए जुड़ना है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आपको कुमकुम 10 यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी आपके सीएसआई यूजीसी नेट के एजुकेटर्स हैं, आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे मिल जाती हैं। तो सबके कोर्सेज आपको मिल जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, आपको जितना पढ़ना है। तो आपको बहुत से चांसेस मिलते हैं, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। चलो, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैं तुम्हें 30 सेकेंड देती हूँ, तुम लोग ट्राई करो। उसके बाद फिर मैं पोल ले लूंगी। पोल इन द सेंस मैं खुद बता दूंगी यहाँ पे। तो स्टार्ट। ट्राई करो फटाफट से। चलो देखो, the following figure shows a MacArthur and Wilson equilibrium model of the biota on a single island. In this figure, the term A, B, C, D are in order
तो ये मैं तुम्हें करा चुकी हूँ। जिन्होंने भी मैकआर्थर विल्सन इक्विलिब्रियम मॉडल वाला क्लासेस नहीं देखी वो एक बार देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर तुमने ये पढ़ा हो तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये रेट होता है ये रिप्रेजेंट करता है, अगर अगर एक ही बात करती हूँ तो ये इमिग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। इमिग्रेशन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक तुम्हारा लार्जर आइलैंड होता है, एक तुम्हारा स्मॉलर आइलैंड होता है, एक तुम्हारा नियर आइलैंड होता है, एक तुम्हारा फार आइलैंड होता है, ठीक है। तो जो लार्जर आइलैंड होता है वहां पे इमिग्रेशन ज्यादा पॉसिबल हो पाता है, और जो नियर आइलैंड होता है वहां पे भी इमिग्रेशन ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन को कभी घुमा के पूछा जाए तो याद रखना है, जो लार्जर आइलैंड होगा या फिर जो स्मॉल आइलैंड सॉरी नियर आइलैंड होगा वहां पे इमिग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे इमिग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि तुम्हारा ये वाला साइड जो रिप्रेजेंट करता है एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट करता है। और याद रखना है जहाँ पे तुम्हारा इमिग्रेशन होगा वहां पे उसका उल्टा ही है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला एक्सटेंशन वाला जो वाला। क्यों? अगर जो स्मॉल आइलैंड की बात करी जाएगी तो यहाँ पे एक्सटेंशन रेट जो ज्यादा होगा, और अगर तुम्हारी फार आइलैंड की बात करी जाएगी तो वहाँ पे एक्सटेंशन रेट ज्यादा होगा। तो ये मैंने तुम्हें एक नॉर्मल व्यू बता दिया है, तो जिन बच्चों ने क्लासेस नहीं दी है एक बार देख लेना, तुम्हें रिविजन सा लगेगा ये वाला चीज। उसके बाद जहाँ पे ए और बी साथ में मिलते हैं, एक ये जो सी वाली कंडीशन आती है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है, जहाँ पे इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीशीज हो जाते हैं। तो जितना तुम्हारा इमिग्रेशन हुआ है उतना ही तुम्हारा एक्सटिंक्शन हो जाता है, तो एक इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। देखो अगर रेट आता है तो रेट यहाँ पे रिप्रेजेंट करा था वाई एक्सिस को, और एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट जो करता है वो तुम्हारा करता है स्पीशीज का जो पूल होता है वो तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है डी वाले पद को। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर, क्योंकि जो इमिग्रेशन है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सटिंक्शन जो है वो बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ स्पीशीज सी वाला है, और साइज ऑफ द स्पीशीज पूल जो हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। तो जो आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड तक तुम लोग ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं कराती हूँ। चलो ठीक है। The type of the vegetation in a climate having a temperature range 5 to 20 degrees Celsius and the rainfall is 150 to 300 centimeter will be। तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं काफी बार पूछे जाते हैं तुम्हारे, तो अगर थोड़ा बहुत ये आइडिया तुम्हें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो कोई बात नहीं है। तो तुम लोग एक बार इन सबको पढ़ लेना, और नहीं तो फिर मैं तुम्हें दे ही दूंगी ये सब चीजें। तो यहाँ पे जो होता है टेम्परेट रेसिडुअस जो होता है उसमें एक कंडीशन होती है जहाँ पे तुम्हारा जो रेंज होती है 5 to 20 डिग्री सेल्सियस की रेंज होती है। जो बारिश होती है वो तुम्हारी 150 to 300 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे बारिश होती है। तो ये जो कंडीशन होती है तुम्हारे टेम्परेट रेसिडुअस की होती है, एवरग्रीन की नहीं होगी, टाइगा की नहीं होती है, ग्रासलैंड्स की नहीं होती है। तो जो आंसर हो जाएगा ए विल बी योर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड है तुम्हारे पास, उसके बाद फिर मैं कराती हूँ। देखो, among the following which is the best indicator water pollution due to mixing of the human feces। तो अगर तुमसे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा तुम्हारा एक ऐसा तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या फिर ऐसा कौन सा तुम्हारा बैक्टीरिया है जो तुम्हारे ह्यूमन फीसेस में अगर मिक्स हो जाता है तो हमारे वाटर पोल्यूशन को इंडिकेट करता है, तो जो पैरामीशियम होता है वो नहीं होगा, ठीक है। जो बेसिलस होता है वो भी नहीं होता है, ट्रिपेनोसोमा भी नहीं होता है, जो ई कोलाई होता है बेसिकली वो रिप्रेजेंट करता है कि तुम्हारा यहाँ पे कुछ भी वाटर का पोल्यूशन जो है अगर वहाँ पे प्रेजेंट होगा तो तुम्हारा ई कोलाई को वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जो आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलो, now which of the following is not a characteristic of R selected species? पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, R और K में डिफरेंस हमें आना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अगर R selected species की बात करते हैं बेटा, तो मेच्योरिटी एट अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, तो हमें भी पता है कि ये बहुत स्मॉल स्पीशीज होती हैं, ठीक है। इनका जो आई एम सॉरी इनका जो तुम्हारा स्मॉल स्पीशीज होती हैं और मेच्योरिटी भी बहुत जल्दी आ जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका लंबा समय नहीं होता है, तो कम सर्वाइवल टाइम होता है इनका, तो इनकी जो मेच्योरिटी है वो भी जल्दी आ जाती है। ये ब्रीडिंग जो है तुम्हारी वंस इन अ लाइफ करती हैं, तो इस चीज़ को बोला जाता है सेमल पैरिटी, ठीक है, सेमल पैरिटी बोला जाता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है तो ये भी याद रखना है। स्मॉल साइज ऑफ ऑफस्प्रिंग, तो ये तो तुम्हारा बिल्कुल सही है, छोटे 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 ऑर्गेनिज्म इनके होते हैं। लार्ज क्लच साइज, जो तुम्हारी जो पॉपुलेशन निकलती है, जो ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं बहुत ज्यादा क्लच साइज में होते हैं, तो ये भी तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मेच्योरिटी एट लेटर स्टेजेस, तो मेच्योरिटी जो होती है बेटा अर्ली मेच्योरिटी होती है, तुम्हारी लेट मेच्योरिटी नहीं होती है। अगर के सेलेक्टेड स्पीशीज की बात करते तो वहां पे लेट स्टेजेस में आती है, लेकिन आर में अर्ली पे आ जाती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर, क्योंकि जो उसमें पूछा गया है कि नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, जो हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। चलो एक बार हम एक बार चेक करते हैं, एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलो देखो, it has been observed that the bacteria secrete a toxin at high population density to check the population। तो बेसिकली ये देखा जाता है कि अगर बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा डेंसिटी हो जाती है, तो वहां पे एक टॉक्सिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा हुई है या फिर नहीं हुई है। दिस फिनोमेना इज नोन एज अ क्वारम सेंसिंग। इसे क्वारम सेंसिंग बोला जाता है कि अगर सेंस हो जाता है कि तुम्हारी जो पॉपुलेशन उसका ज्यादा अमाउंट हो चुका है, तो जो बैक्टीरिया है एक टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं टू चेक द पॉपुलेशन वेदर इट इज इंक्रीज और डिक्रीजेस। तो चेक करने के लिए यहाँ पे क्वारम सेंसिंग का यूज किया जाता है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होता है, एलिलोपैथी भी नहीं होता है। तो एलिलोपैथी क्या होता है बेसिकली कि कोई भी तुम्हारा प्लांट है तो वो एक टॉक्सिन यहाँ पे क्रिएट करेगा, तो वो किसी और को भी सर्वाइव वहाँ पे नहीं करने देता है। तो ये वाली कंडीशन नहीं होती है। इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन नहीं होता है। क्वारम सेंसिंग में क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेंस यहाँ पे हो जाता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत बढ़ चुकी है, तो बैक्टीरिया टॉक्सिन सीक्रेट करते हैं तो चेक द पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये होता है क्वारम सेंसिंग, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकंड में ट्राई करो। देखो, niches of the two coexisting species of the pond snail of the same genus are likely to be similar but not identical। मतलब दो एक coexisting species थी, ठीक है, अब वो सेम जीनस से बिलोंग करती थी लेकिन सिमिलर थी लेकिन आइडेंटिकल नहीं थी। अब बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोज रिलेटेड स्पीशीज यूज अ सिमिलर रिसोर्सेज। तो ये बिल्कुल सही है कि जो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज होती हैं वो एक रिसोर्सेज को, जो सिमिलर रिसोर्सेज है उनको यूज कर सकती हैं, तो ये तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शंस एग्जिस्ट बिटवीन दीज स्पीशीज, तो ये भी हो सकता है कि कॉम्पिटिटिव जो इंटरेक्शन है वो भी एग्जिस्ट करता है इन स्पीशीज के बीच में, और वो क्या करती हूँ एक रिसोर्सेज के पीछे ही पड़ जाती हूँ, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज आर अवेलेबल, अगर बेटा अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं तो तुम्हारा एक रिसोर्स के पीछे थोड़ा ना भागती, को एग्जिस्ट थोड़ा ना करती। वहां पे अगर अनलिमिटेड इन्वायरमेंट होता है तो वहां पे को एग्जिस्टिंग वाली कंडीशन आती ही नहीं है। जहाँ पे तुम्हें एडजस्टमेंट करना होता है, जहाँ पे तुम्हें एक तरीके से रहना होता है, वहां पे तुम्हारा को एग्जिस्टेंस होता है। जहाँ पे तुम्हारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है वहां पे तुम्हारा को एग्जिस्टेंस की क्या जरूरत है, वो तो तुम कहीं भी रह लो, क्या फर्क पड़ता है। तो जहाँ पे तुम्हारा को एग्जिस्टेंस वहां पॉसिबल है वहां पे हो सकता है क्लोज रिलेटेड स्पीशीज की एक ही सिमिलर रिसोर्सेज हो या फिर उनके बीच में कोई भी कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन चल रहा हो।
जो आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, 30 सेकंड से ट्राई करो, उसके बाद फिर समझाती हूँ तुम लोग को। देखो द फंडामेंटल निश इज, अगर फंडामेंटल निश की पूछा जाए बेटा, एक रियलाइज्ड निश होती है या फंडामेंटल निश होती है, तो ये पता होना चाहिए क्या क्या होती है। द फिजिकल हैबिटेट रिक्वायर्ड बाय अ स्पीशीज, तो ये तुम्हारा फंडामेंटल निश नहीं होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ द रिसोर्सेज असेंशियल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पीशीज, नहीं ये भी नहीं होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ द कंडीशंस एंड द रिसोर्सेज, तो कंडीशंस को भी और रिसोर्सेज को भी, that allow a species to exist when considered in isolation from other harmful species। तो बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी टाइप ऑफ रिसोर्सेज जहाँ पे तुम्हारी स्पीशीज को अलाउ किया जाता है एग्जिस्ट करने के लिए, जब वो when considered in isolation from other harmful, कोई भी तुम्हारे हार्मफुल स्पीशीज वहाँ पे नहीं है, एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस प्रोवाइड किया हुआ है, रिसोर्सेज प्रोवाइड किया गया है और स्पीशीज को एग्जिस्ट करने के लिए बोला गया है। तो ये होता है तुम्हारा फंडामेंटल निश, ये याद रखना है। आंसर जो हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। The combination of conditions and the resources that allow a species to exist in the presence of other harmful species। तो ये तुम्हारा फंडामेंटल निश नहीं होता है, ये तुम्हारा पूरा रियलाइज्ड वाला हो जाता है। ये का तुम्हारा आंसर नहीं होगा, तो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकंड से ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं समझाती हूँ। देखो द इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट डिस्क्राइब, अब तुमसे पूछा जाता है कि इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होते हैं, तो कैसे डिस्क्राइब करोगे। द ग्रुप ऑफ स्पीशीज विद कंपेरेबल रूल्स, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे भी कंपैरिजन चलने लग जाएगा जैसे ह्यूमंस में चलता है। तो ये तुम्हारा इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं होता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्पीशीज दैट ऑक्यूपाई द सेम निश इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन, तो ऐसा होता है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट, मतलब आपस में जुड़े भी नहीं है लेकिन फिर भी सेम सेम है। तो इसमें क्या होता है कि तुम्हारा सेम निश को ऑक्यूपाई किया जाता है, जबकि वो दोनों के दोनों जियोग्राफिकल जो रीजन है वो बिल्कुल अलग होते हैं। निश बेसिकली कौन सा एरिया होता है जहाँ पे तुम लोग रहते हो, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है, एक पर्टिकुलर लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, तो उस पूरी कंडीशन को जहाँ पे तुम्हारा इन्वायरमेंट भी आ रहा है, तुम्हारे लोगों से इंटरेक्शन भी आ रहा है, इस कंडीशन को बोला जाता है निश। तो ऐसी कोई स्पीशीज जो ऑक्यूपाई करती है सेम निश को इन द डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन, इसको बोला जाता है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। तो जो आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट, नहीं बेटा डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट को इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट नहीं बोलेंगे। सोशल बिहेवियर दैट एनहेंस द फिटनेस ऑफ अदर इंडिविजुअल द पॉपुलेशन, बेटा ये तो तुम्हारा अलग ही हो गया टॉपिक, तो ये वाला नहीं होगा, ये तो ह्यूमन बिहेवियर का टॉपिक हो गया। तो आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकंड से उसके बाद ट्राई करो, मैं करती हूँ वरना। देखो द जेनेटिक रेसेस ऑफ अ स्पीशीज विद हेरिटेबल वेरिएशन दैट डिफरेंशिएटेड ड्यू टू इंटरप्ले विद एनवायरमेंटल कंडीशंस आर कॉल्ड, मतलब क्या हुआ, जेनेटिक रेसेस जो होती है स्पीशीज की, डिफरेंट डिफरेंट रेसेस हैं, जैसे हमारे इंडियंस हो गया है, अफ्रीकन हो गया है, ऑस्ट्रेलियंस हो गया है, तो जेनेटिक रेसेस है स्पीशीज की विद हेरिटेबल वेरिएशन दैट डिफरेंशिएट ड्यू टू इंटरप्ले विद एनवायरमेंटल कंडीशन, मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से जो हेरिटेबल वेरिएशंस आते हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं आपस में जेनेटिक रेसेस को,
वो क्या होता है, वो तुम्हारा इकेट्स नहीं बेटा, ये नहीं होता है। सेम टाइप से बिल्कुल सिमिलर हो जाता है तो ये भी नहीं होगा। इको क्लाइंस का मतलब ये नहीं होता है, इसे बोला जाता है इको टाइप्स। मतलब जो जेनेटिक रेसेस तो तुम्हारी एक स्पीशीज की थी वो अलग अलग कंडीशन में चेंज हो जाती है, उनमें इतना हेरिटेबल वेरिएशंस आ जाते हैं ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। जो आंसर हो जाएगा तुम्हारा इको टाइप हो जाएगा, तो आंसर होगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं कराती हूँ। देखो, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो द लिस्ट। तो पहला वाला देख लेते हैं। P is a relatively fixed area defined by an animal because it contains available resources। तो एक पर्टिकुलर एरिया जो फिक्स कर लिया जाता है एक एनिमल के द्वारा जिसमें अवेलेबल रिसोर्सेस होती हैं। तो इस कंडीशन कैसे देख सकते हो, तुम्हें पता है कि डॉगी होते हैं, ठीक है, जो डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक टेरिटरी डिफाइन कर लेते हैं कि ये मेरा टेरिटरी है, ये तुम्हारा टेरिटरी है, ये तुम्हारा टेरिटरी है। तो कभी तुमने देखा होगा जो डॉग अगर किसी और की टेरिटरी में घुस जाता है तो बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो एक टेरिटरी फिक्स कर ली जाती है कि वहां पे तुम्हारी जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं या फिर जो भी तुम्हारा एरिया है वो एक पर्टिकुलर एरिया तुम्हारा है, तो इस चीज को बोला जाता है टेरिटरी। तो पी का हो जाएगा 2। अगर पी का 2 हो जाएगा तो तुम्हारा डी वाला भी गया और तुम्हारा ए वाला ऑप्शन भी यहाँ पे चला गया। The clear orientation of a community is along a steep environmental gradient। तो इसमें बोला गया है कि जो क्लियर ओरिएंटेशन होता है कम्युनिटीज का, जिसकी वजह से अलोंग अ स्टीप इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे कि ये जोन हो गया, एक एक ये अलग जोन हो चुका है, एक अलग ये जोन हो चुका है, जो डिफरेंट जोन हो जाते हैं, क्लियर ओरिएंटेशन जो होता है कम्युनिटीज का एक अलोंग अ स्टीप इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट, एक ग्रेडियंट की तरह ग्रेजुअल जो चेंज आता है वो तुम्हारा क्या होता है, जोनेशन होता है। एक जोन में डिवीजन होता है, तो ये हो जाएगा क्यू का 3। ठीक है, पी का 2 हो गया, क्यू का 3 हो गया है। प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, तो जहाँ पे मैं रहती हूँ उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहता है उस कंडीशन को बोला जाता है हैबिटेट। तो आर का हो जाएगा 1, क्योंकि जो हैबिटेट होती है एक पर्टिकुलर जहाँ पे पर्सन रहता है उसको बोला जाता है हैबिटेट। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट अकाउंट ऑफ हाउ एन ऑर्गेनिज्म यूजेस इट्स एनवायरनमेंट। जब ये वाली बात आ जाती है, जब ऑर्गेनिज्म पूरा एनवायरनमेंट को यूज कर रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है, कैसे इंटरेक्शन कर रहा है, एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन हो रहा है, इस कंडीशन को बोला जाता है बेटा निश। इसको निश बोला जाता है, याद रखना है इसको। तो एस का हो जाएगा 4th। अगर एस का 4th हो जाएगा तो तुम्हारा आंसर देखते ही तुम्हें आंसर आ जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। तो याद रखना है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसे हैबिटेट बोला जाता है, लेकिन जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, एनिमल्स के साथ में इंटरेक्ट करता है, सबके साथ में इंटरेक्ट करता है, इस कंडीशन को बोला जाता है निश। याद रखना है, आंसर जो हो जाएगा बी विल बी योर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, 30 सेकेंड है तुम्हारे पास। In the population growth curve given below, in which segment the growth rate dn by dt will be maximum। तो तुम्हारा ये क्या हो गया, लेग फेस हो गया है। ये वाला कौन सा हो गया, तुम्हारा लॉग फेस हो गया। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा स्टेबिलिटी आने वाली होती है, यहाँ पे तुम्हारा स्टेबल फेस आ ही जाता है। तो जहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम कंडीशन होती है वो कौन सी हाफ वाली कंडीशन होती है, जहाँ पे dn by dt जो मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ करता है वो तुम्हारे सेकंड वाली जो पोजीशन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम ग्रोथ रेट होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा पूरा न्यूट्रिएंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो जो बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है, जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है वो सेकंड वाली कंडीशन में होती है, तो ये याद रखना है। तो जो आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन मैं आई थिंक तुम्हें करा भी चुकी हूँ, तो ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद फिर 30 सेकेंड है तुम्हारे पास, फिर मैं समझा दूंगी।
आई होप हो गया होगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट अबाउट आर सेलेक्टेड स्पीशीज। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा आर और के याद रखना है। हाई सीड नंबर तो ये बिल्कुल सही है कि उनका जो नंबर होता है, जो प्रोडक्शन होता है, जो ऑप्शनिंग का प्रोडक्शन है या फिर प्रोजेनी जो बनाते हैं या फिर सीड नंबर जो बनता है वो बहुत नंबर में बनता है, हाई नंबर में बनता है, तो ये तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। शॉर्ट लाइफ स्पेन, तो छोटा सा लाइफ स्पेन होता है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बनेंगे, छोटा छोटा तुम्हारा लाइफ स्पेन होगा, तो इतना बड़ा लाइफ स्पेन नहीं होता है उनका कि उनका मेच्योर होने में बहुत टाइम लगे, नहीं, छोटा सा लाइफ स्पेन होता है, तो ये भी तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। टाइप वन सर्वाइवरशिप कर्व, बेटा नहीं। अगर हम सर्वाइवरशिप कर्व की बात करते हैं तो तुम्हारा जो टाइप वन होता है वो किसका होता है, वो तुम्हारा होता है जब तुम ह्यूमंस की बात करते हो या फिर जो के सेलेक्टेड स्पीशीज है उनकी बात करते हो। जो टाइप थ्री होता है बेटा, ये वाला जो होता है टाइप थ्री, वो होता है तुम्हारा किसका, ये आर सेलेक्टेड स्पीशीज का होता है, जिसमें क्या होता है कॉनकेव जो स्ट्रक्चर आता है वो तुम्हारा आता है आर सेलेक्टेड का, और जो कॉन्वेक्स आता है वो तुम्हारा आता है के सेलेक्टेड का। तो ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं। स्मॉल साइज, ये भी तुम्हारा बिल्कुल सही हो गया है। तो जो आर है वो बिल्कुल गलत है क्योंकि उसमें टाइप थ्री आता है, टाइप वन नहीं आता है। तो पी एन आर, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि तो मैंने सही बताया है। ये भी कंडीशन नहीं है, ये भी कंडीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेटा नॉट करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो जो आंसर हो जाएगा ओनली आर विल बी योर राइट आंसर। तो ये वाला जो हो जाएगा तुम्हारा गलत है, तो सिर्फ ओनली आर विल बी योर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं समझाती हूँ। देखो, members of which tropic level would suffer the most biological magnification of harmful substances। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे माना ये तुम्हारा ए स्पीशीज था, इसके पास 0.5 तुम्हारे पास बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन था, जो भी तुम्हारा हार्मफुल सब्सटेंस था वो 0.5 ppm था। ठीक है, जब बी ने खाया वो तुम्हारा 0.0, बेसिकली यहाँ पे ज्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे माना तुम्हारा 5 ppm हो गया है। ठीक है, ये वाली कंडीशन आ गई। सी ने इसको खाया तो इसका 50 ppm हो गया। अगर डी ने इसको खाया तो 500 ppm हो गया। तो ये सिर्फ इमेजिनरी वैल्यूज है। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, जैसे तुम ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज करते जाते हो उतना ही हार्मफुल सब्सटेंस जो होता है वहाँ पे एक्यूमुलेट होता जाता है, और एक्यूमुलेट होता जाता है तो तुम्हारा ज्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन देखने को मिलता है। तो जितनी बड़ी ट्रॉपिक लेवल होगी उतना ही बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो होने वाला है हार्मफुल सब्सटेंसेस का, वो सबसे ज्यादा उस पर होने वाला है। तो पहले ट्रॉपिक लेवल पे तो बहुत कम होगा, माना 0.5 था, सेकेंड में तुम्हारा 5 हो जाएगा, तुम्हारे थर्ड वाले पे 50 हो जाएगा, और 500 जो हो जाएगा वो फोर्थ वाले पे हो जाएगा। तो जो आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। तो अगर कभी भी ये क्वेश्चन आता है कि मेंबर ऑफ विच ट्रॉपिक लेवल वुड सफर लेस या फिर लीस्ट बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस, तो होगा तुम्हारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। लेकिन अगर तुमसे बोला जाता है वुड सफर द मोस्ट फ्रॉम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, तो वो होगा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, ये याद रखना है, तो आंसर जो हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो 30 सेकेंड से, उसके बाद फिर मैं कराती हूँ। देखो, मैच लिस्ट वन लिस्ट टू विद एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, अब बात करते हैं तुम्हारे इको टूल की। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये भी नहीं पता है, तुम्हें सीयर तो पता है, मैं तुम्हें सक्सेशन करा चुकी हूँ। सीयर क्या होता है कि एक कम्युनिटी जब ग्रेजुअली चेंज हो जाती है अनदर कम्युनिटी में, ठीक है, एक पर्टिकुलर जो प्रोग्रेसिव चेंज होता है विच वी कॉल्ड सीयर। ठीक है, तो सीयर का मतलब होने वाला है रिप्लेसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी बाय अनदर। मतलब पहले तुम्हारी ए कम्युनिटी थी, उसको रिप्लेस किया बी ने, बी को रिप्लेस किया सी ने, सी को रिप्लेस किया डी ने। तो ये जो रिप्लेसमेंट वाली प्रोसेस होती है जहाँ पे एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को चेंज करती है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, इसको बोला जाता है सी स्टेज। ठीक है, तो आर का हो जाएगा टू, आर का टू हो जाएगा। उसके बाद आता है तुम्हारा बेंथिक जोन।
देखो बेटा बेंथिक जोन कौन सी होती है, अगर मैं एक्वेटिक प्लांट्स की बात करती हूँ सबसे बॉटम ऑफ द सी वाली होगी, तो बिल्कुल बॉटम ऑफ द सी होती है उस जोन को बोला जाता है बेंथिक जोन। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो तुम्हारी ये होती है द जोन विच फाउंड एट द बॉटम एट द सी, ठीक है, जो जो बिल्कुल बॉटम में पाई जाएगी सी के, वो तुम्हारी बेंथिक जोन होती है। तो क्यू का हो जाएगा फोर्थ, अगर क्यू का फोर्थ है तुम्हारा और आर का टू है तो तुम्हारा आंसर जो हो जाएगा ए विल बी योर राइट आंसर, क्योंकि और कहीं भी नहीं दे रखा है, तो आंसर जो हो जाएगा ए विल बी योर राइट आंसर। अगर इकोटोन की बात करी जाती है तो माना कि ये कम्युनिटी रह रही थी तुम्हारी एक, ठीक है, एक तुम्हारी ये वाली कम्युनिटी रह रही थी, तो यहाँ पे क्या होता है तुम्हारी इस कम्युनिटी कुछ मेंबर भी मिलेंगे, यहाँ पे तुम्हारी इस कम्युनिटी कुछ मेंबर बनेंगे। तो एक ट्रांजिशनल जो जोन होती है दो कम्युनिटी के बीच में, ये जो ट्रांजिशनल जो जोन बनी है दो कम्युनिटी के बीच में, तो तुम्हारी ए थी तुम्हारी बी थी, तो ये जो ट्रांजिशनल जो जोन बनते हैं उसे इकोटोन बोला जाता है बेटा। मैं तुम्हें इकोटोन बता चुकी हूँ आज, इको टाइप बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है, क्या डिफरेंस होता है। इको टून का मतलब होता है दो कम्युनिटी के बीच में जो ट्रांजिशनल जोन बनती है वो तुम्हारा क्या होता है, इको टोन होता है। लूटिंग स्टेज क्या होती है बेटा, जहाँ पे तुम्हारा रनिंग वाटर होता है, मतलब माना ये मेरी नदी थी, तो यहाँ पे जो रनिंग वाटर होगा ये तुम्हारा लूटिंग जोन होगा, और जो बिल्कुल बॉटम होगा सी में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बेंथिक जोन होता है। तो एस का हो जाएगा वन, तो जो आंसर हो जाएगा ए विल बी योर राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है क्या होते हैं ये चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो चूज अ मिसमैच। लिटोरल जोन जो होती है तुम्हारी रूटेड वेजिटेशन जिसमें होती है, जैसे मैंने ये माना जहाँ पे रूटेड वेजिटेशन होती है वो तुम्हारी लिटोरल जोन होती है, ये तुम्हारा पानी हो गया, ठीक है। तो जहाँ पे तुम्हारी रूटेड वेजिटेशन होती है, ये वाली जो कंडीशन आती है, यहाँ पे जो मिट्टी मिट्टी होती है थोड़ा रूटेड वेजिटेशन होती है, वो तुम्हारी लिटोरल जोन होती है। लिमिनेटिक जोन जो होती है तुम्हारी ओपन वाटर जो होता है, ये तुम्हारी लिमिनेटिक जोन होती है जहाँ पे बिल्कुल ओपन वाटर होने वाला है। बेटा अगर बेंथिक जोन की बात करते हैं, बेंथिक जोन जो मैंने तुम्हें बताया था बिल्कुल बॉटम ऑफ द सी प्रेजेंट होता है, तो बिल्कुल बॉटम ऑफ द सी में प्रेजेंट होगा वो तुम्हारा बेंथिक जोन होता है। तो यहाँ पे प्लैंकटन तो बिल्कुल ऊपर ऊपर होते हैं, तो बेंथिक बेंथिक जोन में तो तुम्हारे प्लैंकटन नहीं आएंगे, ये जो हो जाता है तुम्हारा मिसमैच यहाँ पे हो जाता है। प्रोफंडल जोन कौन सी होती है, जहाँ पे तुम्हारे ओनली हेट्रोटॉप्स मिलते हैं, इस कंडीशन को बोला जाता है प्रोफंडल जोन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे लाइट नहीं पहुंचती है तो वहाँ पे हेट्रोटॉप्स जो है वो सर्वाइव करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, सारा का सारा तुम्हें याद होना चाहिए। जो लिटोरल जोन है वो तुम्हारी रूटेड वेजिटेशन वाली है, लिमनेटिक है मतलब ओपन वाटर वाली है, बेंथिक है बिल्कुल जो बॉटम सी वाली है वो वाली तुम्हारी जोन होती है, और जो प्रोफंडल जोन है वहाँ पे तुम्हारे ओनली हेट्रोटॉप्स मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा लाइट जो है पहुंचती नहीं है। तो जो आंसर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर, क्योंकि तुम्हें चूज द मिसमैच पूछा गया था, तो जो मिसमैच है वो सी वाला है और कोई तुम्हारा मिसमैच यहाँ पे नहीं है, तो आंसर होगा सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, हाँ चलो अब मैं कराती हूँ उसको। मैच लिस्ट वन सर्वाइवरशिप का विद द टू मोर्टेलिटी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो द लिस्ट। तो यहाँ पे बोला है लॉग ऑफ सर्वाइवल एंड द टोटल लाइफ स्पेन, ये बोला गया है बेटा। यहाँ पे बोला गया है तुम्हारा बिल्कुल जो कॉमन है, तो अगर तुम्हें सर्वाइवरशिप कप का थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो ये वाला जो होता है तुम्हारे टाइप वन को रिप्रेजेंट करता है, ये बीच वाला जो कांस्टेंट मोर्टेलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला तुम्हारा टाइप थ्री को रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है, ठीक है। तो अगर हम कांस्टेंट मोर्टेलिटी वाला देखते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी तुम्हारा जो मोर्टेलिटी रेट होता है बिल्कुल कांस्टेंट होता है, बिल्कुल एक टाइम के हिसाब से तुम्हारा चेंज होगा, तो अगर ये कांस्टेंट था तो हमारा ये हो जाएगा क्यू का थ्री, ठीक है। अगर क्यू का थ्री हो जाएगा मोर्टेलिटी जहाँ पे कांस्टेंट है, इससे ही तुम्हारा आंसर आ जाना था, यहाँ पे क्यू का वन है ये भी गलत, क्यू का टू है ये भी गलत,
तुम्हारा ये है तो ये भी गलत, तो तुम्हारा आंसर जो हो जाएगा बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, अब अगर पी का टू देखा जाएगा तो पी का टू को क्योंकि हाई मोटिलिटी होगी बेटा, तो यहाँ पे कौन सा है, अगर मैं यहाँ पे भी बना के दिखा दूं तुम्हें एक बार, ये तुम्हारा टाइप 1 हो गया है बेटा। ठीक है, ये तुम्हारा टाइप 3 हो चुका है। अब ये टाइप 3 में क्या होता है तुम्हारा कि मोर्टेलिटी रेट जो होता है बहुत ज्यादा होता है। अर्ली लाइफ में अगर कोई बंदा जी गया बाद में तब भी फिर भी सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन अर्ली लाइफ में बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी रेट होता है। जैसे बच्चे पैदा होते हैं वैसे तुम्हारे यहाँ पे प्रेडेटर्स होते हैं बहुत सारे, जहाँ पे बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है डेथ जो होती है बहुत जल्दी हो जाती है, तो अर्ली मोर्टेलिटी का खतरा रहता है। जबकि टाइप 1 में अगर ह्यूमंस की बात करते हैं, अगर नॉर्मली वो अपनी नेचुरल डेथ कोई भी मरता है तो नॉर्मली तुम्हारा टाइम जो है 60 टू 65 क्रॉस करके ही होता है वो, तो हाई मोर्टिलिटी इन द लेटर लाइफ जो होती है वहां पे होगा। तो जो आर हो जाएगा वो तुम्हारा फर्स्ट हो जाएगा बेटा, और जो पी हो जाएगा वो तुम्हारा सेकंड हो जाएगा, और तुम्हारा क्यू जो होगा 3 हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। सर्वाइवरशिप कर आई थिंक बहुत ईजी है, अब तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो जो अर्ली लाइफ वाली की बात करते हैं यहाँ पे, जो टाइप 3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे कॉन्केव कर्व होता है ये वाला बेटा, और ये वाला जो होता है तुम्हारा कॉन्वेक्स कर्व होता है। तो ये इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये भी तुम्हारा आंसर हो जाएगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे को नहीं दिख रहा है डी वाला ऑप्शन, तो वो है तुम्हारा पी क्यू आर एस, और जो बी वाला ऑप्शन है वो तुम्हारा पी आर एस। ठीक है, ये वाला तुम्हारे ऑप्शन है, ट्राई करो उसके बाद फिर मैं कराती हूँ। चलो, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इकोलॉजिकल डोमिनेंस आर दोज स्पीशीज दैट। इसमें पूछा गया कि इकोलॉजिकल डोमिनेंस कौन से होते हैं, कौन सी स्पीशीज होती है जो इकोलॉजिकली डोमिनेंट बोला जाता है। एक्सर्ट मेजर कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस, मतलब एक इकोलॉजिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है कि जो बिल्कुल कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस करते हो। तुम खुद भी देखो जो ज्यादा डोमिनेंट होते हैं वो ज्यादा कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस करते हैं, एक्सर्ट करते हैं मेजर कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस, तो ये तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लिव इन अ कम्युनिटी, ऑब्वियसली वो बाहर तो नहीं लेने वाले, रहने वाले वो कम्युनिटी में ही रहने वाले हैं, तो लिव इन अ कम्युनिटी, तो ये तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो मेजर जो कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस शो करेंगे जो कम्युनिटी में रहेंगे तो तुम्हारा बिल्कुल सही है। अफेक्ट द एनवायरमेंट ऑफ ऑल अदर स्पीशीज, क्योंकि जैसे नॉर्मली अगर तुम ह्यूमंस का भी रेस देखोगे यहाँ पे तो क्या होता है कि अगर बहुत लोग जो है डोमिनेंट फॉर्म में अगर रहते हैं तो अदर लोग क्या करते हैं उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जो और स्पीशीज है उससे अफेक्ट होती हैं। तो अफेक्ट द एनवायरमेंट ऑफ ऑल अदर स्पीशीज, तो यहाँ पे भी यही फर्क पड़ेगा कि जो इकोलॉजिकल डोमिनेंट होगा वो अफेक्ट करेगा उस एनवायरमेंट को भी। कंट्रोल द एनर्जी फ्लो, तो ये भी तुम्हारे उनके अकॉर्डिंग होता है। अगर इकोलॉजिकल डोमिनेंस की बात करेंगे तो कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस होगा, वो कम्युनिटी में रहने वाले हैं, दिल अफेक्ट द एनवायरमेंट ऑफ ऑल द स्पीशीज, दिल कंट्रोल द एनर्जी फ्लो। तो बेसिकली सारे सारे कंट्रोल करने वाले होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अवर स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तुम्हारा डी जो हो जाएगा तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नॉर्मली अगर तुम ह्यूमन की बेसिस पे भी सोच के रखोगे तो वहां से भी तुम्हें समझ में आएगा। तो जो भी डोमिनेंट होते हैं वो तुम्हारे एनर्जी फ्लो को भी अपने हिसाब से चलाएंगे, वो तुम्हारे अदर स्पीशीज को भी इफेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिटी में तो रहेंगे रहेंगे, और उनका कंट्रोलिंग जो इन्फ्लुएंस होता है बहुत ज्यादा होता है। तो आंसर हो जाएगा डी विल बी योर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद फिर 30 सेकंड से ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं कराऊंगी। चलो, द शैनन वीवर इंडेक्स और भी ऑल्सो कॉल्ड एज शैनन वीनर इंडेक्स इज यूजफुल टू मेजर। तो ये याद रखना क्या क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पता होना चाहिए। वेटलैंड पॉल्यूशन लेवल नहीं, इसको कुछ मेजर नहीं करते हैं। विजिबिलिटी इन द स्मॉग पॉल्यूटेड एरियाज नहीं, इसको भी नहीं करेंगे। स्पीशीज डाइवर्सिटी इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी, तो अगर शैनन वीवर इंडेक्स की बात करती हूँ तो वो एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी में कितनी स्पीशीज डाइवर्सिटी है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, कितनी स्पीशीज यहाँ पे प्रेजेंट है, रिचनेस कितनी है, इवननेस कितना है,
जो शैनन वीवर इंडेक्स होता है वो स्पीशीज डाइवर्सिटी को पता करता है। विजिबिलिटी का यहाँ पे कोई रूल नहीं था, वेटलैंड पॉपुलेशन का कोई रूल नहीं था, तो जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी विल बी योर राइट आंसर। रेट ऑफ द बायोमास ट्रांसफर इन द फूड चेन, इससे इसका कोई लेना देना नहीं होता है, वो सिर्फ इतना बताता है कि स्पीशीज की डाइवर्सिटी कितनी है इकोलॉजिकल कम्युनिटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद मैं समझाती हूँ। 30 सेकंड है तुम्हारे पास। चलो हो गया तुम्हारा टाइम। In the table below, P and Q represent the two type of relationship between the different species of the organism. The effect of each type of relationship on the species concerned is represented by the following symbols. तो जहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ है, सॉरी जहाँ पे प्लस लिखा हुआ है वो गेनिंग को कर रहा है या फिर बेनिफिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहाँ पे तुम्हारा माइनस लिखा हुआ है वो बीइंग हार्म्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नाउ दिस इज द टाइप ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीशीज। पी और क्यू की अगर मैं बात करती हूँ, द इफेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप ऑन द स्पीशीज, अगर 1 और 2 की बात करती हूँ तो पी वाले जो रिलेशनशिप है उसमें तुम्हारा पॉजिटिव है और पॉजिटिव है, तो हो सकता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो सकता है म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप हो, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो कंपटीशन तो ऑब्वियसली नहीं होने वाला है, ये तो पॉसिबल नहीं है। कंपटीशन में दोनों जो चीजों को इफेक्ट होता है, चाहे जो लड़ने वाला है जो हराता है या फिर जो हारता है, दोनों को मार पड़ती है, तो दोनों में तुम्हारा नेगेटिव आता है, तो कंपटीशन तो नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। म्यूचुअलिज्म में जहाँ पे दोनों अब एक दूसरे को हेल्प करते हैं, उसका भी थोड़ा बहुत फायदा होता है, तुम्हारा भी थोड़ा बहुत फायदा होता है, तो एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होती है, तो ये भी तुम्हारा बिल्कुल सही हो सकता है। कमेंसलिज्म की बात करते हैं, यहाँ पे तो एक को तो फायदा होता है और एक को ना नुकसान होता है ना एक फायदा होता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जैसे है तुम नॉर्मली कहीं भी मार्केट में जा रहे हो, छोटे से वेंडर से अगर तुम कुछ खरीद लोगे, ठीक है, तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, तुम्हें तो नॉर्मली कहीं से और से भी खरीदना था, लेकिन उसका बहुत फायदा हो जाता है, तो ये पॉजिटिव और जीरो वाला जो रिलेशनशिप होता है कमेंसलिज्म का होता है, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला होने वाला है, तो ये भी तुम्हारा सही हो सकता है। अब देखते हैं क्यू वाली कंडीशन क्या है, जहाँ पे एक को फायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है। अब इसको देखते हैं इसमें किसमें होगा। यहाँ पे बेटा कंपटीशन में कभी भी किसी का फायदा नहीं होगा, याद रखना है। दोनों जो होंगे नेगेटिव नेगेटिव में जाते हैं, जो लड़ता है उसको भी खून निकलते हैं, जो मारता है उसको भी खून निकलते हैं। तो आपस में अगर कंपटीशन करोगे तो किसी का फायदा नहीं होगा और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे, तो कंपटीशन तो यहाँ पे तुम्हारे किसी के लिए भी सही नहीं होता है। तो प्रेडेशन बेसिकली जो होता है, जो प्रेडेटर होता है वो तो खा जाएगा प्रे को, ठीक है, उसने प्रे को खाया, उसका पेट भर गया, लेकिन प्रे तो बेचारा मर गया ना। तो प्रेडेशन वाला जो कंडीशन होता है वो प्लस और नेगेटिव का होता है, तो ये याद रखना है। तो जो आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकंड से ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं कराती हूँ। चलो देखो, अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ द आइलैंड बायोजियोग्राफी, ये मैं करा चुकी हूँ, तो देख सकते हो अगर किसी ने नहीं देखा है। Proposed by the ecologist Robert MacArthur and the E.O. Wilson, the number of the species on any island reflect a balance between the rate at which a new species colonize it, which we call immigration, and the rate at which the population of the established species become extinct, which we call extinction. ठीक है? An equilibrium between the immigration and the extinction will eventually occur at the time the immigration and the extinction rate will be equal to the value called turnover rate at the equilibrium. तो इसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम वाला स्पीशीज, जहाँ पे दोनों के दोनों जो इमिग्रेशन है और जो एक्सटिंक्शन है वो इक्वल नंबर पे आ जाता है। Now based on this theory, which of the following is a true of the species richness on an island? तो कौन सा ट्रू होने वाला है ये हमें बताना था। Larger island closer to the mainland have a lowest number of species. याद रखना है, देखो जितना एक होता है लार्जर आइलैंड, ये स्टार्टिंग में मैंने समझाया था तुम्हें, ठीक है, और एक होता है तुम्हारा स्मॉलर आइलैंड, स्मॉलर आइलैंड, एक होता है तुम्हारा नियर आइलैंड और एक होता है तुम्हारा फार आइलैंड। अगर हम लार्जर आइलैंड की बात करते हैं, तो जहाँ पे तुम्हारा इमिग्रेशन जो होता है बेटा बहुत ज्यादा होता है, और उसका उल्टा क्या होगा, एक्सटिंक्शन रेट यहाँ पे कम होने वाला है। अगर हम स्मॉलर आइलैंड की बात करते हैं, तो जहाँ पे इमिग्रेशन जो है बेटा वो कम होता है और जो एक्सटिंक्शन रेट है वो यहाँ पे ज्यादा होता है, तो ये चीज याद रखनी है।
जब हम नियर वाली कंडीशन में आते हैं और फार वाली कंडीशन पे आते हैं, मतलब जो माउंटेन के पास में है, सॉरी जो तुम्हारे एक पर्टिकुलर आइलैंड के पास में है और एक तुम्हारा बहुत दूर में है। अगर वो पास में है तो यहाँ पे जो इमिग्रेशन होता है बेटा वो ज्यादा होगा, पास वाली जगह पे तुम ज्यादा जाओगे तो एक्सटेंशन रेट यहाँ पे कम हो जाएगा। अगर फार वाली कंडीशन की बात करोगे तो इमिग्रेशन रेट क्या होगा, यहाँ पे कम होगा और तुम्हारा जो एक्सटेंशन रेट होगा यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीज याद रखनी है। अब इसके हिसाब से करो क्वेश्चन। और बेटा जहाँ पे तुम्हारा इमिग्रेशन ज्यादा होता है वहां पे स्पीशीज की जो रिचनेस होती है वो ज्यादा होती है, ये भी तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला हुआ है लार्जर आइलैंड क्लोजर टू द मेनलैंड, मतलब लार्जर आइलैंड भी है, क्लोजर भी है, मतलब नियर वाला आइलैंड भी है, हैव द लोएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज। बेटा क्या ये पॉसिबिलिटी है? नहीं, क्योंकि लार्जर आइलैंड पे बहुत इमिग्रेशन होता है। जो क्लोजर होता है, जो नियर होता है, वो उसके पास भी बहुत सा स्पीशीज होता है। तो लोएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज तो बिल्कुल गलत हो गया, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज उनके पास होगा। स्मॉलर आइलैंड क्लोजर टू द मेनलैंड, छोटा आइलैंड भी है और क्लोजर टू द मेनलैंड है, छोटा आइलैंड है लेकिन क्लोज है तुम्हारे मेनलैंड के। हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज, नहीं बेटा, ये जो स्मॉलर आइलैंड है वो तो नेगेटिव है बेटा, इसमें इमिग्रेशन कम हो रहा है, एक्सटेंशन रेट ज्यादा हो रहा है। माना मेरी क्लोजर में ज्यादा हो रहा है लेकिन क्या इससे हो जाएगा, यहाँ पे तो न्यूट्रल वाली कंडीशन आ जाएगी, तो हाईएस्ट नंबर तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। स्मॉलर आइलैंड हो गया तो नेगेटिव यहाँ पे हो गया, एंड फादेस्ट भी हो गया, वो दूर भी हो चुका है और स्मॉल आइलैंड भी हो चुका है, तो वहां पे सबसे कम लोएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज होने वाला था, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। लार्जर आइलैंड है, बहुत बड़ा आइलैंड है, क्लोजर टू द मेनलैंड और पास में भी है बेटा, ये तो बल्ले बल्ले हो गई। द मेनलैंड हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज, तो ये तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी योर राइट आंसर। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी, अब क्लास को ओवर करते हैं, टाइम हो गया है तुम्हारा। चलो, तो अगर कोई भी नया बच्चा आता है तो अगर उन्हें और भी फ्री क्लासेस लेनी है तो सुबह 10:30 पे होती है, जहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराती हूँ, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे होते हैं आपके मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। एक 4 बजे क्लास होती है तुम्हारे यूट्यूब पे, जहाँ पे मैं आपको रेगुलर टॉपिक करा रही हूँ, साथ के साथ तुम्हारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने कराए थे वो भी करा रही हूँ, और जो यहाँ पे रिविजन है वो भी तुम्हारा चल रहा है। अन अकेडमी जो ऐप है आपकी, ठीक है, किसी बच्चे ने उसको डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पे आपको यहाँ पे फ्री क्लासेस भी मिलती हैं और यहाँ पे तुम्हारी पेड वाली क्लासेस भी मिली जाती हैं। तो अगर आपको फ्री क्लासेस लेनी है तो आपको कुमकुम गौतम सर्च करना है और फॉलो कर लेना है। जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। अगर प्लस क्लासेस की बात करती हूँ बेटा, तो ये प्लस क्लासेस जो होती हैं आपकी पेड वाली क्लासेस होती हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको पेमेंट करना होता है। यहाँ पे आपको रेगुलर पढ़ाया जाता है, ठीक है, आपका पूरे जो टॉपिक्स है वो कवर कराए जाएंगे। आपको यहाँ पे यूनिट वाइज आपका सारा कोर्स कंप्लीट कराया जाता है। उसके साथ साथ आपका यहाँ पे नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाते हैं। मॉक टेस्ट हो गए, तुम्हारे टेस्ट सीरीज हो गई हैं, क्विजेस हो गई हैं, सारे के सारे आपके यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए सब कुछ यहाँ पे कराया जाता है। प्लस पे मेरा यहाँ पे रिवीजन कोर्स चल रहा है, तो अगर किसी बच्चे को ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। इस रिवीजन से बेटा फायदा क्या होगा, अगर कोई भी बच्चा जो आगे वाले सीएसआई के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो आप अभी अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि टीचर्स जो है आपको रिवीजन करा रहे हैं ऑलरेडी, रिवीजन आपका टीचर्स का चल रहा है। रिवीजन से फायदा क्या होगा कि आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यही कवर हो जाएंगे, तो आगे जब आपका नॉर्मली यूनिट वाइज जब आपको कोर्स कंप्लीट होगा तो आपको वो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। उसके बाद आप प्लस का फायदा क्या होता है, जितने भी आपके सीएसआई यूजीसी नेट के एजुकेटर्स हैं आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी मिलेंगी, जितनी भी टीचर्स हैं आपके आपको सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, ध्यान रहे जेटीएससी ना लिखा हो यहाँ पे, यहाँ पे लिखा होना चाहिए CSIR UGC नेट, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर आपको प्लान चूज करना होता है कि आपको 1 मंथ का लेना है, 3 मंथ्स का लेना है, 6 मंथ्स का लेना है, 12 या 24 मंथ्स का लेना है। तो जो भी बच्चे CSI UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो 1 मंथ या 3 मंथ्स का तो आई थिंक अब बेटर भी नहीं रहेगा, 6 12 24 मंथ्स का तुम लोग चूज कर सकते हो। यहाँ से आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगी, आपको यहाँ पर तरीके से पूरा पढ़ाया जाएगा। आप यहाँ पे एक रेफरल कोड यूज कर सकते हो, वो जो रेफरल कोड है वो है कुमकुम 10, ठीक है, KUM 10 है रेफरल कोड, आप यूज कर सकते हो, देन अप्लाई करना है, देन करना है प्रोसीड टू पे। आपको 10% ऑफ मिल जाता है जैसे ही आप कुमकुम 10 यहाँ पे अप्लाई करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद पेमेंट करना होता है, चाहे डेबिट कार्ड के थ्रू करो, चाहे EMI के थ्रू करो, यूपीआई हो गया, वॉलेट हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, तो आप कैसे भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, मतलब कोई भी आपसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है, आपको सिर्फ ये अमाउंट जो है इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है।
तो अगर किसी बच्चे को ज्वाइन करना है तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको अनअकैडमी ऐप पे जुड़ना है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कुमकुम 10 यहाँ पे अप्लाई करना है, तो गेट 10% ऑफ। और मेरे कोर्सेज के साथ साथ जितने भी CSI UGC नेट के एजुकेटर्स हैं, आपको सबके कोर्सेज यहाँ पे मिल जाते हैं। सबकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो अगर कोई भी नया बच्चा आया है और क्लासेस सही लग रही है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।